Hi genius friends, I am Monica, first professional year medical student at BPS GMC and welcome to MedPrep classes. And in today's video we will start a new topic, a new unit, that is genetics and evolution. So first of all we have a brief intro about what we will study in the all three upcoming chapters, that is principle of inheritance and variation, molecular basis of inheritance and then evolution. तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। उससे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रो लेते हैं पूरी यूनिट का कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस बेस पे ये पूरी यूनिट हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो जो मेनली जो हमारा जीनोम है, जेनेटिक मेकअप है, उससे रिलेटेड हम इस यूनिट के अंदर पूरी स्टडी करेंगे और वेरियस साइंटिस्ट जिन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूशंस दिया, मेजर कंट्रीब्यूशन जिनका रहा, जैसे लाइक वाटसन, क्रिक, नायरनबर्ग, खुराना, कॉर्नबर्ग्स, बेंजर, मोनेट, ब्रेनर एटसेट्रा, दीज ऑल साइंटिस्ट, इनके बारे में इन्होंने जो जो रिस्पेक्टिव डिस्कवरीज की उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और आपको ये भी दिमाग में रखना है कि किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सी डिस्कवरी की थी, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे कौन कौन से ईयर में इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी वो भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, एंड उसके बाद में हम मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, दैट इज आवर लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट। And also we will also study about molecular genetics and various structural biology and bioinformatics branches of the respective unit. Okay, now let us start. दे आर जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, द फेमस साइंटिस्ट। इन दोनों ने मिलके ही जो डीएनए का जो मॉडल है जिसे अब फॉलो किया जा रहा है, जिसपे ये सारी स्टडीज बेस्ड हैं, ये इन दोनों साइंटिस्ट की इन डिस्कवरी थी। ओके, एंड नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, ये जो इन्होंने जितने भी अवार्ड्स लिए हैं या ये नोबेल प्राइज इन्हें कब मिला, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको ये वाली लाइंस जो मैं बता रही हूँ ना, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। Have you ever wondered why an elephant always gives birth only to a baby elephant and not some other animal? तो देखो, जो एलिफेंट के अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर, हर एक स्पीशीज का एक पर्टिकुलर जीनोम होता है, एक जेनेटिक मेकअप होता है, और वो हुई सेम जीनोम, वही जेनेटिक मेकअप वो अपनी प्रोजेनी को पास ऑन करता है। तो इसीलिए जो एलिफेंट होगा उसकी जो प्रोजेनी होगी वो डिट्टो, या एक तरह से कहें फिजिकली फिजियोलॉजिकली वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करती होगी। ओके, क्योंकि ये सब कुछ जेनेटिक मेकअप जेनेटिकली डिसाइडेड होता है। And given that they do are the offspring identical to their parents, आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स भी होते हैं पेरेंट्स के। वो कौन से केसेस में हमने पढ़े थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हमने ये चीज़ देखी है। एंड कुछ होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने पेरेंट्स से डिफरेंट करते हैं, जैसे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, लाइक वो। Okay, and these and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology, that is genetics. अब ये कुछ questions हैं, जैसे कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल हैं या नहीं, या आइडेंटिकल नहीं है तो उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, या फिर जो सिबलिंग्स होते हैं वो इतने एक दूसरे के सिमिलर क्यों दिखते हैं, ऐसे कुछ ये क्वेश्चंस ये हम इसी ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज जेनेटिक्स। दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सबसे पहले हम इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन कुछ वेरिएशंस जो जनरेट होती है ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और जेनेटिक मेकअप टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स। ओके, तो उसके बारे में भी हम वेरिएशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी। ये एक सिंपल डेफिनेशन और ये हम सभी को पता भी होती है। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और यही क्या है, जो पास ऑन होने का कैरेक्टर है, जो पेरेंट के कैरेक्टर्स हैं वो जो उनकी प्रोजेनी है उनके अंदर पास ऑन होती है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, यही चीज हेरिडिटी होती है। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स,
अब वेरिएशन क्या है? वेरिएशन कुछ ऐसा लेवल होता है जिसपे प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स से डिफर करती है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम जब मियोसिस हो रही होती है, जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन की स्टेज आती है, क्रॉसिंग ओवर की स्टेज आती है, तब उस टाइम कुछ ऐसी वेरिएशंस क्रिएट होती हैं या फिर कुछ जेनेटिक मेकअप में जो जेनेटिक जीनोम होता है उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस होती हैं जिनकी वजह से वेरिएशंस क्रिएट होती हैं, और जो प्रोजेनी को जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं या फिर जो उनके स्पीशीज को एक बेटर लेवल प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि वो बेटर चांस हैं उसके सर्वाइव रहने के। ओके, humans knew from as early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction। अब ह्यूमंस को हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोज है वेरिएशन का, ये हमने लगभग 8000 टू 10,000 बिफोर क्राइस्ट ईयर्स के अंदर हमने पता कर लिया था। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड एंड select for organism that possess desirable characters। अब जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी अब हम अलग अलग क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं या फिर उनकी क्रॉस ब्रीड बना रहे हैं, जिससे कि डिजायरेबल कैरेक्टर वाले प्लांट्स हों या डिजायरेबल कैरेक्टर वाले एनिमल्स हमें मिल सकें। ओके, एंड फॉर एग्जांपल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल wild cows we have well known Indian breeds, example साहिवाल काउज इन पंजाब। तो जो साहिवाल काउज इन पंजाब हैं वो किससे बनी हैं? वो बनी है आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन की वजह से। ओके, अब ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ यहाँ पे। Artificial selection and domestication from ancestral wild cows we have well known Indian breeds like Sahiwal cows of Punjab, and we must however recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of the phenomena। अब पहले क्या होता था कि जो पहले के जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं उन्हें इतना तो पता था कि जो कैरेक्टर्स हैं और वेरिएशंस हैं वो उनके इनहेरिटेंस के बारे में तो जानते थे, लेकिन अब उनका साइंटिफिक बेसिस जो ये सारा पैटर्न होता है, या जैसे जैसे अब डिस्कवरीज होती जा रही हैं वैसे वैसे हमें पता चलता जा रहा है। ओके, एंड नाउ लेट अस स्टार्ट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और मेंडल एक तरह से कहें फादर ऑफ जेनेटिक्स है, क्योंकि इन्होंने जो जेनेटिक्स को बेस जो प्रोवाइड किया था वो इन्होंने प्रोवाइड किया था, ग्रेगोर जॉन मेंडल। ओके, it was during the mid 19th century that headway was made in understanding of inheritance। ग्रेगोर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। अब जहां पे भी मैं अंडरलाइन करूंगा वो क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो ग्रेगोर मेंडल ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पे किए थे? गार्डन पीस पे किए थे। और कितने ईयर्स तक किए थे? 7 ईयर्स तक उन्होंने कंटिन्यूस एफर्ट किया था, कंटिन्यूस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे गार्डन पीस पे। एंड ईयर फ्रॉम 1856 टू 1863, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उन्होंने कुछ लॉज दिए कि उन्होंने कुछ बेसिक लॉज बनाए कि इन लॉज को फॉलो करते हुए जो जीनोम है वो पेरेंट टू प्रोजेनी पास ऑन होता है। During Mendel's investigation into inheritance pattern, it was for the first time that statistical and analysis and mathematical logic were applied in problems in biology। तो मेंडल ने कैसे टूल्स यूज किए थे? मेंडल ने स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स का यूज किया था। His experiments had a large sampling size which have greater credibility to the data that he collected। अब उन्होंने ना एक ऐसे प्लांट को चूज किया था जिसका सैम्पलिंग साइज एक तरह से कहें तो जिसका सैम्पलिंग साइज बड़ा था। अब ये मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि जो पी प्लांट है ना वो एक ऐसा प्लांट है, ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है, कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से, और जो प्रोजेनी है वो बहुत ही लेस टाइम में डेवलप हो सकती है। मतलब हम बहुत ही लेस टाइम के अंदर बहुत हाई नंबर ऑफ जो जनरेशंस हैं पी प्लांट की वो हमें मिल सकती हैं, और जिससे हमारी जो जनरेशन टू जनरेशन स्टडी है वो हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फेरेंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशंस
ऑफिस टेस्ट प्लांट। उन्होंने टेस्ट प्लांट पे जो प्लांट्स थे उन पे उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने जो जो लास्ट प्रोवाइड किए थे वो सही बैठते थे। प्रूव दैट हिज रिजल्ट्स पॉइंटेड टू जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस रेदर देन बीइंग अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये सब प्रूव कर दिया था कि जो इनहेरिटेंस पैटर्न या जो लाज वो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये कोई मतलब एक तरह से कहें ना मन गढ़ंत आइडियाज नहीं है उनके। ओके ये उन्होंने ये चीज प्रूव कर दी थी। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेड्स। उन्होंने ट्रेड्स को दो दो लेवल पे डिस्क्राइब किया। एक बोला डोमिनेंट ट्रेट है, एक बोला रिसेसिव ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट ऐसा ट्रेट है जो दूसरा जो रिसेसिव ट्रेट है उसकी प्रेजेंस के अंदर भी पूरा अपना फिनोटाइप शो करता है, मतलब अपना फिजिकल अपीयरेंस शो करता है। लेकिन जो रिसेसिव होता है वो टॉल के प्रेजेंस के अंदर अपना फिनोटाइप शो नहीं कर पाता। रिसेसिव के लिए जो दूसरा जीन है जो मतलब अलील है वो क्या है, बिल्कुल कॉपी होना चाहिए। दोनों ही अलील्स हैं वो रिसेसिव होने चाहिए, तभी रिसेसिव फिनोटाइप अपीयर होता है। ये सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे साथ साथ बताती जाऊंगी। ओके एग्जाम्पल उन्होंने लिया टोल और ड्वार्फ प्लांट्स। उन्होंने बोला कि या तो टोल प्लांट्स होते हैं या फिर ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं। ऐसे ही उन्होंने जो सीड्स थे पी प्लांट के उन्हें येलो और ग्रीन सीड्स में ऐसे ये कैरेक्टर लिए। अब जो उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स वो ये थे। उन्होंने सीड के शेप को लिया था डोमिनेंट। अब डोमिनेंट ट्रेट क्या है, रिसेसिव ट्रेट क्या है, इस टेबल से भी क्वेश्चन बनते हैं। करेक्टर है सीड शेप, डोमिनेंट उन्होंने माना था राउंड को और रिसेसिव है रिंकल्ड। और उन्होंने ये माना नहीं था, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर दिया था कि राउंड ट्रेट है वो डोमिनेंट है। ऐसे ही सीड कलर येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव। फ्लावर कलर उन्होंने लिया वॉयलेट को डोमिनेंट एंड वाइट को रिसेसिव। पोड शेप जो जो पी का जो आउटर कवरिंग होती है उसको उन्होंने फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड में ऐसे डिस्क्राइब किया। फिर पोड का कलर ग्रीन और येलो। ठीक है ये अब ध्यान रखना कि जो सीड का कलर है वो डोमिनेंट है येलो, लेकिन पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट है और इससे क्वेश्चन भी आता है। ओके एंड फ्लावर पोजीशन एक्सियल फ्लावर्स एंड टर्मिनल फ्लावर्स ये भी इन्होंने लिया था। ठीक है एक्सियल में देखो कि जो प्लांट के जो एक्सिस है उसके ऊपर फ्लावर्स हैं, लेकिन यहाँ पे टर्मिनली फ्लावर नहीं है एक्सियल में, लेकिन यहाँ पे क्या है टर्मिनल फ्लावर है। तो एक्सियल और टर्मिनल लिया। एक्सियल को बोला डोमिनेंट और टर्मिनल को बोला उन्होंने रिसेसिव कैरेक्टर। ऐसे ही स्टेम की हाइट टोल एंड ड्वार्फ जो हमने अभी जस्ट एग्जांपल पढ़ा है। ओके एंड नाउ अब उन्होंने मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई इंटरमीडिएट प्लांट नहीं है, मतलब टोल होगा या प्लांट या फिर बिल्कुल ड्वार्फ होगा। उन्होंने इंटरमीडिएट हाइट को इन्वॉल्व ही नहीं किया था और ये उनकी एक तरह से लिमिटेशन भी थी उनकी स्टडी की। ओके एंड Mendel conducted such artificial pollination, cross pollination experiments using several true breeding pea lines. Several true breeding pea lines उन्होंने कई पी लाइन्स मतलब कई अलग अलग जनरेशन पी की स्टडी की थी। अलग अलग पी लाइन्स एक तरह से कहीं मतलब कुछ एंसेस्टर्स ले लिए थे और उनकी फर्दर प्रोजेनीज को उन्होंने स्टडी किया, वेरियस जनरेशंस को स्टडी किया अलग अलग पी लाइन्स की। A true breeding line is that having undergone continuous self-pollination shows the stable trait inheritance and expression for several generation. अब ये एक important है कि true breeding line किसको बोलते हैं, जो एक तो continuous self pollination करे जो हमारा पी प्लांट करता है एंड शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, और लगातार वैसे ही उन्होंने जो एक पर्टिकुलर पैटर्न है वो स्टेबली उसी पैटर्न को वो ट्रेट के इनहेरिटेंस पैटर्न को वो फॉलो करे एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशंस तक उसी चीज को फॉलो करे। ओके मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्यूब ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। इन्होंने अब ये देखो हम 7 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने टोटल प्लांट्स कितने लिए होंगे। प्लांट हमने एक राउंड वाला लिया होगा, एक रिंकल्ड वाला लिया होगा। प्लांट तो अलग अलग होंगे ना जिनके ऊपर राउंड थे या रिंकल्ड थे, तो इसीलिए 7 and 7 ये कितने पेयर है ना, 7 पेयर, तो इसलिए 14 वेराइटीज हो गई थी पी की। तो अगर वेराइटीज का क्वेश्चन पूछे, अब ये क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि वेराइटीज कितनी थी, तो 14 वेराइटीज थी एंड एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सपेक्ट फॉर वन कैरेक्टर विद द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब क्या लिया था कि जो इन्होंने प्लांट लिया है
ऐसे उन्होंने पेयर बनाए थे कि जैसे ये पेयर है, अब हम टोल एंड ड्वार्फ की बात करते हैं। टोल एंड ड्वार्फ में जो ये दोनों प्लांट है, इनका हर एक कैरेक्टर बिल्कुल सेम है, बस एक के, दैट इज हाइट के अलावा जितने भी सारे कैरेक्टर उनके सेम है। हाइट में डिफरेंस है, एक है टॉल, एक है प्योर ड्वार्फ। ये बिल्कुल प्योर कैरेक्टर्स हैं, एक बिल्कुल प्योर टॉल, एक बिल्कुल प्योर ड्वार्फ। ऐसे ये बिल्कुल ऊपर वाले कैरेक्टर्स हैं, ये सारे प्योर हैं। जैसे प्योर फुल पॉड शेप जो है वो फुल है, और एक प्योर क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। ऐसे some of the contrasting traits select were smooth और wrinkled seeds, yellow और green seeds, and ये कुछ contrasting traits थे, उन्होंने लिए थे। अभी आपने जस्ट यही पढ़ा था, पूरी टेबल को ये इन्होंने दिखा रखा है। ओके, अब जैसे इन्होंने इसी टेबल में दिखा रखा है, करेक्टर क्या था, स्टेम हाइट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है एक प्लांट में, टोल या ड्वार्फ। ऐसे ही फ्लावर कलर वॉयलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, पोड शेप इन्फ्लेटेड मतलब फुली हुई, और कॉन्स्ट्रिक्ट हुई। ओके, एंड पोर्ट कलर ग्रीन येलो, एंड ये सारे हमने करेक्टर्स अभी जस्ट स्टडी कर लिए हैं। एंड नाउ we will start our next topic, that is inheritance of one gene in our upcoming lecture, and hope you understand the basic of the genetics, and I hope to make you understand it in very easy way. And thank you guys for your patience. I hope you enjoy the lecture. Please do like and subscribe my channel. See you soon in the next video.